हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे। जो चैप्टर 3 है आपका, उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी कर ली थी? केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, आपके डेली रूटीन में भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, मैंने बताया था आपको, कर्ड बनना और डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन, कुछ लॉज बताए थे। उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास था, कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मैंने आपको बताया था मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बता दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी बता दिया। उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। क्लियर है? ये सब बातें हम लोग कर चुके थे, सब आप लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, तो इतना सब काम हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, वैसे तो एटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एटम के बारे में और कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन और हो जाता है एटम के बारे में। तो एटम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, मैंने क्या कहा था? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की। किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम है। ये बताया था। अब आप कहोगे कि डाल्टन थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी हम लोग जान चुके थे, ड्रॉबैक्स डाल्टन के पढ़ चुके थे। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? एटम जो फॉर्म्ड है वो किस किस से है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों नहीं बोलते हैं कि इस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? कि आप जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हमने क्या बोल दिया? एटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम है। सोडियम को मान लेते हैं, ये क्या रखा हुआ है आपके सामने? सोडियम रखा हुआ है Na। अब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या बताई कि मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसके एक छोटे से पार्टिकल को हमने क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। क्या बोला? एटम बोला। अब इस एटम का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था? कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक ऑर्बिट में, एक निश्चित ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ये तो एटम से छोटे भी पार्टिकल हो गए, तो हम इसको क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पीछे रीजन ये है, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो उस मैटर को, या जो यहाँ पर हमने मैटर लिया था सोडियम, उसको जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन एटम के पास जो प्रॉपर्टी होती हैं वो उस मैटर के लिए जस्टिफाई होंगी, उस मैटर के लिए ही होंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सोडियम का है, ये पोटेशियम का है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन अगर हम एटम, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी सोडियम की, तो वही प्रॉपर्टी किसकी होंगी? उसके एक छोटे से पार्टिकल, एक छोटे से एटम की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अरे सर ने तो बताया था एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इसको क्यों नहीं बोला जाता है? तो बात समझ में आ गई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मैटर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बताता है। तो उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होंगे, या डिफरेंट टाइप्स का मैटर होगा, डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे तो वो उस मैटर के लिए नहीं प्रॉपर्टी होगी, जबकि एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरे मैटर के लिए होगी। ये बात क्लियर हो गई?
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एटम जो होते हैं, जैसे एटम है, नेचर में सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस की। देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, ये क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। और ये कैसे होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसे होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये सिंगल एटम में भी एग्जिस्ट करती हैं। यहीं पर अगर हम और कुछ ऐसे भी कह सकते हैं एलिमेंट हैं जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, होते तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कोई 1 के लिए, कोई 2 के लिए, कोई 3 के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब समझ में आ रहा है, कोई एटम है उसकी रेडियस। तो एटम की रेडियस हमेशा किसमें मेजर की जाती है, मैं आपको बता दूं, एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। एक एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। सही होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 मीटर। जो नैनो वर्ड आता है ये क्या है, नैनो। ये नैनो वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 की पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या कहलाए जाते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाए जाते हैं। अभी आपको और भी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। कोई भी यूनिट होती है उसके आगे जो वर्ड लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -9 मीटर। समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंबल्स की। जो सिंबल होते हैं एलिमेंट के, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे करते हैं। Representation of elements, representation of elements by symbols। सिंबल के थ्रू किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगल वर्ड से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, H से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे भी होते हैं जिसको हम आपको 2 अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ता है। ये तो यहां पर क्या है, सिंगल अल्फाबेट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम डबल अल्फाबेट्स के थ्रू देखते हैं, जैसे कि आयरन है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। नियॉन, नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंगल अल्फाबेट से भी करते हैं और डबल अल्फाबेट से भी करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है, जो अल्फाबेट आता है, वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। और जो लास्ट वाला वर्ड है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ठीक है, और लैटिन वर्ड है, उसके थ्रू रखा गया है। तो हमको इनको ध्यान रखना है। बुक में सारी सिस्टमैटिक वे में दिए हुए हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है आयरन के और भी 2-4 इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं।
और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं एएमयू। एएमयू या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। बात कर लेते हैं जो एटम का मास होता है। एटॉमिक मास मतलब वर्ड से समझिए, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। तो उसका मेजरमेंट हम किलोग्राम ग्राम में नहीं करते हैं। इसका मेजरमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी यूनिट या बहुत छोटी यूनिट बनाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएमयू। और एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कहीं कहीं यू भी लिख देते हैं। तो यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। और कहीं कहीं पर हम इस वर्ड को यू को भी जो है यूज कर लेते हैं, जिसका सेंस क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है मास का मेजर, एटम का मास का मेजरमेंट करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब एएमयू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ध्यान रखना है। एएमयू की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इसकी वैल्यू होती है, जो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के मास के बराबर और न्यूट्रॉन के। मतलब याद लगा हुआ है, और का मतलब ये है, ये तो प्रोटॉन, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस लगाना है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेस होता है, इसलिए 0। तो यहाँ पर एएमयू की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि एएमयू की वैल्यू क्या है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन 12। किसकी बात करेंगे, कार्बन 12 की बात करेंगे। कार्बन 12 का मतलब क्या है, लिखा हमने कार्बन 12। वैसे तो कार्बन कई टाइप्स के होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हायर क्लासेस में, कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन कई सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर C12 को हम लोगों ने कंसीडर किया। कंसीडर किसके लिए किया, कि जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास बताने के लिए इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। फिजिक्स में जैसे मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, उसके रेफरेंस में मोशन में है कि रेस्ट में है, तो यहीं पर हमने क्या किया है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है, कई सारे टाइप्स होते हैं कार्बन के, तो वहां पर हमने क्या किया है, C12 को कंसीडर किया। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास को हमने कैलकुलेट करके बताया है, और इसको ही एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस माना, एक ओरिजिन माना है, ऐसे मान लीजिए। जैसे एक बार और हम बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U। तो U मतलब यूनिफाइड मास। अब ये 1U किसके जो है रेफरेंस में बताया गया, कार्बन जो 12 है उसको हमने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए। ये सपोज कीजिए इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 और ये 12, ये सब इक्वल जो डिवीजन किया गया वो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। ठीक है, इसके एक पोर्शन को हमने निकाला, ठीक है, एक पोर्शन को निकाला और इसको हमने क्या बोल दिया, 1U बोल दिया। और इससे ही कंपेयर करके जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास हमने बताए हैं आपको। जैसे हाइड्रोजन का 1U है, हीलियम का 4U है, और जितने भी एलिमेंट हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको मैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में एक बार इसको फिर से रिकॉल करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।